नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष में पेपर प्रथम के अंतर्गत अपन आज ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत में कौन कौन सी भू राजस्व वसूल करने की जो व्यवस्थाएं लागू की गई है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज अपन स्थायी बंदोबस्त के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था के तहत 3 बंदोबस्त लागू किए गए थे भारत के अंदर, मुख्यतः स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। जिसमें अपन देखते हैं स्थायी बंदोबस्त। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बंगाल में स्थापित कर संग्रहण की ठेकेदारी व्यवस्था से किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई थी। यानी कि 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने एक 5 वर्षीय स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया था। इस बंदोबस्त में यह व्यवस्था थी कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को लगान वसूली का ठेका दे दिया जाता था। यहाँ जमींदारों को भी ठेका मिलता था। वो पहले एक किराएदार की भांति थे जो भूमि का निश्चित किराया दिया करते थे, किंतु अब वो भूमि के स्वामित्व की मांग करने लगे। और जिन जमींदारों ने ठेकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत पैसे जमा नहीं करवाए हैं, उनका भू राजस्व नहीं जमा होने से उनको अभ्यस्त कर दिया गया। अब वो भी मुआवजे की मांग कर रहे थे। इस तरह अपन देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स की जो 5 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था थी वो भंग हो गई थी, यानी कि 1777 ईस्वी में ख़त्म कर दी गई। इस स्थिति में सुधार के लिए कंपनी सरकार ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी सुधार के लिए नियुक्त किया। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूल करने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया। वैसे ये समझौता 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय किया था। यानी 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के जमींदारों से 10 वर्ष का एक समझौता किया। उसको बाद में 22 मार्च 1793 ईस्वी को स्थायी कर दिया गया। अभी समझौता जो हुआ था, स्थायी समझौता, इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी, प्रमुख व्यवस्थाएं क्या थी, इसमें अपन देखते हैं जो 1793 में लागू हुआ था। इस स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल के जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। यानी किसान को जमीन का स्वामी नहीं माना गया, बल्कि जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। यह भी कहा गया है कि जमींदार नियमित रूप से लगान नहीं चुकाएगा तो उनकी भूमि का कोई भाग या उस भू राजस्व की वसूली के लिए राज्य दूसरे को बेच देगा। यानी पहली व्यवस्था क्या होगी, भूमि का मालिक जमींदारों को माना गया। दूसरी व्यवस्था अपने देखते हैं कि इसमें भू राजस्व के राज्य जो है वसूली के अधिकार से मुक्त हो गया। जमींदारों से किसी अन्य कर का दावा नहीं किया जा सकता। और इसमें व्यवस्था देखते हैं कि जमींदारों से जो राजस्व की दर निश्चित की गई थी, यानी कि इस व्यवस्था के अंदर जमींदारों को 9/10 भाग तो कंपनी को जमा करवाना होता था और 1/10 भाग अपने पास रखना होता था, यानी कि वसूली के बदले में उनको रखनी होती थी। कंपनी का कहना था कि इस स्थायी बंदोबस्त के बाद यदि उत्पादन बढ़ता है और राज्य की समृद्धि होती है तो भी राज्य को इस दर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं होगा। न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त किए बिना इस दर में वृद्धि नहीं की जा सकती। जमींदार और किसान के बीच के संबंधों में जमींदारों को स्वतंत्र कर दिया गया। यानी जमींदारों और किसानों के बीच में क्या संबंध रहेंगे, ये व्यवस्थाएं जमींदार खुद करेंगे। जमींदारों से कहा गया है कि वे अपने किसान को पट्टे जारी करेंगे, जिसमें जमींदारों और किसान के बीच पारस्परिक संबंधों का उल्लेख होगा। तो अपन देखते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर मुख्यतः 3 पक्ष हो। एक तो सरकार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में ब्रिटिश सरकार नियुक्त हुई थी। दूसरी जमींदार, तीसरा किसान। यानी 3 मुख्य पक्ष हो गए। और भूमि का मालिक किसे माना गया, जमींदारों को माना गया। सरकार ने जमींदारों के लिए
से एक स्थायी बंदोबस्त कर लिया। यानी कॉर्नवालिस ने सरकार के लिए राजस्व निर्धारित करके तथा जमींदारों के अधिकारों की घोषणा करके सरकार और जमींदारों के हितों की तो रक्षा की, किंतु किसानों के हितों की पूर्ण रूप से इस स्थायी बंदोबस्त में उपेक्षा की गई। अब अपन देखते हैं इस बंदोबस्त के प्रमुख गुण क्या रहे हैं। पहला अपन देखते हैं कि इस व्यवस्था से कंपनी को प्रथम लाभ यह हुआ कि कंपनी की आय निश्चित होगी। उसे एक निश्चित तिथि को एक निश्चित राशि प्राप्त होती थी, यानी हर साल एक डेट फिक्स कर दी गई कंपनी ने, इस समय हमारे को इतनी राशि आपको देनी है, तय कंपनी का बजट तैयार करने में सुविधा होती थी। भू राजस्व की दर भी निश्चित होगी। इस व्यवस्था से पूर्व बार बार भू राजस्व निर्धारण करने में सरकार को समय और धन की हानि उठानी पड़ रही थी, किंतु अब स्थायी व्यवस्था होने से समय और धन दोनों की बचत होगी। कंपनी की आय भी निश्चित होगी, जैसे अब कंपनी को जानकारी हो गई कितने वर्ष वार्षिक आय से किस समय प्राप्त होगी, इसके आधार पर अब आर्थिक योजनाएं कंपनी आसानी से बना रही थी। दूसरी अपन देखते हैं कि अब कंपनी को प्रत्येक किसान से भूमि राजस्व वसूल करने के उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई, क्योंकि कंपनी अब सीधे भू राजस्व किससे वसूल करेगी, जमींदारों से वसूल कर लेगी, क्योंकि कंपनी ने भूमि का वास्तविक स्वामी जमींदारों को मान लिया। अब कंपनी को अपने साम्राज्य का विस्तार तथा व्यापार के विस्तार का समय मिल गया। जमींदारों के साथ समझौता करके अंग्रेजों ने एक ऐसे वर्ग का समर्थन प्राप्त कर लिया जिस पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रह सके। इस प्रकार समाज में एक स्वामी भक्त वर्ग का निर्माण हो गया जो संकट के समय अंग्रेजों का पक्ष ग्रहण कर सकता था। जमींदार कंपनी के स्वामी भक्त बन गए और ब्रिटिश विरोधी जो आंदोलन हुए उसमें उन्होंने कंपनी की सहायता की। इन जमींदारों ने तन मन से अंग्रेजों की सेवा की। स्थायी बंदोबस्त बंगाल के जमींदारों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। अब कंपनी ने उन्हें भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया। जमींदारों को पूरा भरोसा हो गया कि जब तक वे निश्चित धनराशि कंपनी को चुकाते रहेंगे तब तक वे भूमि के स्वामी बने रहेंगे। अब उन्हें और किसी प्रकार का कर्ज चुकाना नहीं पड़ता था, यानी कि वो स्वतंत्र हो गए। इस व्यवस्था के लागू होने से पूरे बंगाल में एकरूपता भी आ गई, क्योंकि संपूर्ण बंगाल में लागू की गई थी। जमींदारों से न्यायिक शक्तियाँ छीन लेने से दोहरा लाभ हुआ। प्रथम तो अपन देखते हैं कि जमींदार कृषि पर अधिक ध्यान दे सकते थे। दूसरी, न्यायिक शक्तियाँ ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाने से स्थानांतरित हो जाने से जो इस कार्य में प्रशिक्षित थे, न्याय कार्य में कुशलता की आशा होने लगी। लेकिन फिर भी इस बंदोबस्त के बहुत सारे दोष हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं कि इस स्थायी बंदोबस्त के क्या दोष रहे हैं। अपन देखते हैं कि हमारे देश में किसान ही भूमि का मालिक समझा जाता था। किसान ही भूमि का वास्तविक मालिक होता है, लेकिन स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदारों को मान लिया गया। किसान ही अपनी सुरक्षा के लिए राजा को कर देता था। स्थायी प्रबंध के अंतर्गत जमींदारों के साथ समझौता करके किसानों से भूमि का स्वामित्व छीन लिया गया। दूसरी अपन देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व की दर बहुत ऊंची निर्धारित की गई। जो जमींदार इस दर से लगान नहीं चुका सके उनकी भूमि राज्य यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा बेच दी गई। प्रारंभ में कठिन परिश्रम करके जो राज्य की मांग के सामने टिक गए वे बाद में धीरे धीरे धनवान हो गए। अपने गांवों को छोड़कर, यानी कि जमींदार जो थे राजस्व वसूल करते गए, बहुत सारा पैसा कमाकर गांवों को छोड़कर शहरों में बड़ी शान शौकत से रहने लगे। इससे एक परजीवी वर्ग, यानी वह प्राणी जो दूसरे प्राणी से पोषण करता, यानी जमींदार वर्ग शहरों में रहता था, आलीशान बंगलों में रहते थे, बड़ी गाड़ियों में घूमते थे और किसानों का शोषण करते थे। ऐसे जमींदार ने किसान से भू राजस्व वसूल करने के लिए अपने एजेंट गाँव के अंदर नियुक्त कर दिए जो भूमि के उपस्वामी बन गए। ये एजेंट किसानों से अधिक कर वसूल करने के लिए, क्योंकि जो जमींदार होते थे वो तो शहरों में रहते थे और उनकी ज़मीन के वहाँ पर उन्होंने एजेंट रख दिया, और ये एजेंट जो थे वो कर वसूल करने के लिए कानूनी व गैर कानूनी सभी तरह से किसानों का शोषण करने लगे। इससे किसानों की स्थिति दयनीय होती गई। और भी देखते हैं कि यह व्यवस्था हमारी राष्ट्रीयता के लिए भी घातक सिद्ध हुई।
जमींदार वर्ग सदैव ब्रिटिश सत्ता का स्वामी भक्त रहा, अतः जब हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुई तब इस वर्ग ने ब्रिटिश सरकार से सहयोग करके जनता की राष्ट्रीय भावनाओं का दमन किया। जमींदार ने हर स्थान पर अपने किसान को पट्टे जारी नहीं किए, जहाँ पट्टे जारी किए उनका पूरी तरह से पालन भी नहीं हुआ। स्थायी भू राजस्व व्यवस्था पर निश्चित कर देने से राज्य को होने वाली आय भी निश्चित होगी। भूमि की पैदावार यदि 10 गुना भी बढ़ जाए तो भी उसका लाभ राज्य को यानी ब्रिटिश सरकार को नहीं मिलता। इस व्यवस्था से राज्य के भावी लाभ पर भी प्रतिबंध लग गया था। यद्यपि बंदोबस्त के प्रारंभिक वर्षों में संभवतः कंपनी को कुछ लाभ प्राप्त हुए थे, लेकिन समय बीतने के साथ ही इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारी वर्गों का शोषण उत्पीड़न होने लग गया। इस व्यवस्था में किसानों से भूमि का स्वामित्व छीन गया, जिससे किसान भूमि के वास्तविक मालिक नहीं रहे। उनने अपने ही घर में एक किराएदार की स्थिति बना दी, यानी घर उनका फिर भी वो किराएदार हो गए। जमींदारों के साथ समझौता करने के साथ ही हमने देखे हैं कि इस व्यवस्था में एक स्वामी वर्ग तैयार हो गया। देश की समस्त भूमि को, संपत्ति को नष्ट करके, यानी कि किसानों को नष्ट करके एक स्वामी भक्त जमींदार वर्ग ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। इस तरह इस व्यवस्था के तहत किसानों का शोषण ही होता रहा। यद्यपि व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाभदायक सिद्ध हुई थी, लेकिन इसमें किसानों का तो बहुत ही शोषण हुआ। धन्यवाद छात्रों।